Hello everyone, welcome back. Recently, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास इतनी ताकत, इतनी काबिलियत और इतनी रफ्तार है कि वो जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े स्पेस देशों में शामिल हो सकता है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा एक प्लान है, पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है। अब इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। पहले भारत में स्पेस का सारा काम यानी रॉकेट बनाना, सैटेलाइट भेजना, सब कुछ सिर्फ सरकार करती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा है, अरे भाई अकेले अकेले क्यों, आओ बाकी सब भी मिलकर खेलो। प्राइवेट कंपनीज तुम भी आगे आओ। और बस इसी एक फैसले से पूरा खेल ही बदल गया। आज की तारीख में भारत की स्पेस वाली कमाई है करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर। ये सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन दुनिया भर के स्पेस बाजार में कंपेयर करें तो ये सिर्फ 2% हिस्सा है, मतलब अभी बहुत छोटा हिस्सा। लेकिन टारगेट रखा गया है इसे बढ़ाकर 40 से 45 बिलियन डॉलर तक ले जाना, यानी लगभग 5 गुना ज़्यादा। और अगर ऐसा हो गया तो सोचिए क्या होगा। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज और टैलेंटेड लोग सब भारत की तरफ खींचे चले आएंगे, जैसे कोई मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आएगा कहाँ से? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है नई नई छोटी छोटी कंपनियाँ। इसे ऐसा समझिए, मान लीजिए किसी स्कूल में पहले सिर्फ एक ही बच्चा क्रिकेट खेलता था, फिर धीरे धीरे स्कूल ने कहा जो चाहे खेल सकता है, और अब पूरी टीम बन गई, सैकड़ों बच्चे खेल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही 2014 में भारत में सिर्फ 1 स्पेस कंपनी थी। आज 2026 में यह आंकड़ा पहुंच गया है 440 से ज़्यादा कंपनियों तक। इनमें से कुछ नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल और ध्रुवा स्पेस। ये सारी कंपनियां अपने अपने तरीके से रॉकेट, सैटेलाइट और नई नई टेक्नोलॉजी बना रही है। दूसरा कारण है बाहर के देशों से पैसा आना, जिसे कहते हैं FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी दुकान छोटी है और कोई दूसरा अमीर दोस्त उसमें पैसा लगाना चाहे तो दुकान बड़ी हो जाएगी ना। बिल्कुल वैसे ही अब विदेशी कंपनियां भारत की सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियों में 74% तक पैसा लगा सकती है। रॉकेट और लॉन्च पैड बनाने वाली कंपनियों में 49% तक। और जो ग्राउंड पर उपकरण बनाते हैं उनमें तो पूरा 100% पैसा बाहर से आ सकता है। तीसरा कारण है सरकार का खुद का पैसा लगाना। सरकार ने एक पिगी बैंक जैसा फंड बनाया है, जिसे कहते हैं इन स्पेस VC फंड, और इसमें रखे गए हैं पूरे 1000 करोड़ रुपए। ये पैसा उन नई नई छोटी कंपनियों की मदद के लिए है जो अभी शुरुआत कर रही है। चौथा कारण NSIL नाम की कंपनी, जो असल में इसरो की ही एक शाखा है, जैसे किसी बड़े पेड़ की एक टहनी होती है। कुछ साल पहले यानी 2021-2022 में इसकी कमाई थी सिर्फ 321.77 करोड़ रुपए, और आज ये कमाई पार कर चुकी है 3000 करोड़ रुपए का आंकड़ा, यानी लगभग 10 गुना बढ़ोतरी। अब दोस्तों, ये सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट भेजने तक की बात नहीं है। भारत की स्पेस कंपनीज अब उन कामों में भी हाथ आजमा रही है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ फिल्मों में दिखते थे, जैसे स्पेस में दवाइयाँ बनाना, सैटेलाइट्स को स्पेस में ही ईंधन देना और जोड़ना, स्पेस का कचरा साफ करना और दुनिया भर में ग्राउंड स्टेशन बनाना। तो जरा सोचिए, जो देश पहले सिर्फ सैटेलाइट भेजना और धरती की तस्वीरें लेना जानता था, वो अब स्पेस स्टेशन बनाने, चांद तक सामान पहुंचाने और नई नई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बनाने की तरफ बढ़ रहा है।
यही वो बड़ा बदलाव है जिसकी रीज़न से भारत अब $600 बिलियन के पूरे ग्लोबल स्पेस बाजार में अपना बड़ा हिस्सा चाहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस पैसे की, यानी वो फ्यूल जो इस पूरी स्पेस रॉकेट को ऊपर उड़ा रहा है। पिछले साल यानी 2025-2026 में प्राइवेट कंपनीज ने भारत के स्पेस सेक्टर में लगाए पूरे $618.5 मिलियन। अब जरा इसे पुराने आंकड़े से कंपेयर कीजिए। कुछ साल पहले यानी 2021-2022 में ये सिर्फ $100.5 मिलियन था, मतलब लगभग 6 गुना बढ़ोतरी। और सिर्फ 2026 की शुरुआत में ही न्यू कंपनियों को मिल चुके हैं $187 मिलियन से ज़्यादा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी नाम आता है इन स्पेस। इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में एक क्लास मॉनिटर होता है जिसका काम होता है सबकी परमिशन लेना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना और ये देखना कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही इन स्पेस का काम है रॉकेट लॉन्च करने की परमिशन देना, सैटेलाइट भेजने की प्लेस अलर्ट करना और स्पेस में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसीज बांटना। अब तक इन स्पेस ने 113 से ज़्यादा परमिशन दी है, वो भी 52 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को। और एक और बड़ी बात समझिए, इसरो ने अपनी बहुत सारी पुरानी कीमती टेक्नोलॉजी अब प्राइवेट कंपनियों को सिखा दी है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुराना एक्सपीरियंस्ड टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी ट्रिक्स सिखा दे ताकि वो स्टूडेंट्स आगे चलकर खुद पढ़ा सके। अब तक ऐसे 118 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है SSLV नाम का रॉकेट। इसे बनाने की पूरी जानकारी अब दे दी गई है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, वो भी 511 करोड़ रुपए के 10 साल के करार के तहत। अब ये रॉकेट प्राइवेट कंपनी खुद बनाएगी और सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को भी बेचेगी। दोस्तों यहाँ एक और बड़ी बात समझनी जरूरी है, इसरो ने खुद कहा है अब हम रोज रोज के छोटे छोटे रॉकेट बनाने का काम प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे और हम खुद बड़े बड़े नए मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान देंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ा सीनियर टीचर क्लास के आसान वाला होमवर्क जूनियर टीचर को दे दे और खुद बड़े रिसर्च और नई खोज पर ध्यान लगाए। इस रीजन से अब इसरो 2028 में वीनस ग्रह पर मिशन भेजने जैसे बड़े बड़े काम पर फोकस कर पाएगा। अब बात करते हैं नए इंफ्रास्ट्रक्चर की। तमिलनाडु में बन रहा है एक नया रॉकेट लॉन्च वाला ग्राउंड जिसका नाम है कुलशेखरपत्तनम। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि छोटी रॉकेट्स बार बार जल्दी जल्दी लॉन्च हो सके और मुख्य केंद्र श्रीहरिकोटा पर भीड़ ना हो। प्राइवेट कंपनीज में सबसे आगे है स्काईरूट एरोस्पेस का रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, जो एक खास मजबूत मटेरियल से बनाया गया है। साथ में अग्निकुल कॉस्मोस भी आगे बढ़ रहा है अपनी 3D प्रिंटेड इंजन टेक्नोलॉजी के साथ, यानी उनका इंजन एक खास तरह के प्रिंटर से बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई प्रिंटर कागज़ पर छापता है, लेकिन यहाँ धातु से पुर्जे बनते हैं। और एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है EOPPP। इसमें प्राइवेट कंपनीज मिलकर लगा रही है करीब 1200 करोड़ रुपए ताकि भारत का अपना पहला प्राइवेट सैटेलाइट समूह बनाया जा सके जो धरती की फोटो खींचेगा और जानकारी इकट्ठा करेगा। एक और दिलचस्प बात सुनिए, डिफेंस डिपार्टमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को ऑर्डर दिया है 31 मिलिट्री सैटेलाइट्स बनाने का। यानी अब ये कंपनियां सिर्फ रिसर्च और टेस्टिंग नहीं कर रही बल्कि सीधे सरकार से पैसा भी कमा रही है। साथ ही अब न्यू रूल्स की रीजन से प्राइवेट कंपनीज अपनी सैटेलाइट खुद रख सकती है और उससे मिलने वाली जानकारी दुनिया भर में बेच सकती है, जैसे खेती और आपदा से जुड़ी जानकारी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के दुनिया भर में असर की और आने वाले सालों के बड़े बड़े सपनों की। अब तक भारत ने दूसरे देशों के 399 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। इसे ऐसे समझिए
जैसे एक अच्छा और भरोसेमंद टैक्सी ड्राइवर होता है जिसे दुनिया भर के लोग बुलाते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही तरीके से मंजिल तक पहुंचा देता है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर के देश अपनी सैटेलाइट्स भेजने के लिए भारत पर भरोसा करते हैं और इसके बदले भारत को अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है, यानी विदेशी पैसा भी कमाई होती है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों की भी मदद कर रहा है। बिम्स्टेक स्पेस प्रोग्राम के तहत भारत बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल जैसे देशों को मौसम की जानकारी और आपदा की चेतावनी सैटेलाइट के जरिए भेजता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है, उन्हें रास्ता दिखाता है, जरूरत पड़ने पर मदद करता है। कुल मिलाकर भारत के पास अभी 300 से ज़्यादा समझौते हैं 61 देशों के साथ और 5 बड़े इंटरनेशनल संगठनों के साथ भी, यानी भारत की छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां भी अब सीधे दुनिया भर के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। अब बात करते हैं आगे की 3 बड़े सपनों की। पहला सपना गगनयान मिशन। इसमें 2026-2027 के बीच पहली बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भारत के अपने ही रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाएंगे बिना किसी की मदद के। ये भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व वाला पल होगा। दूसरा सपना 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा जिसका नाम रखा गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे स्पेस में भारत का अपना एक छोटा सा घर हो जहां वैज्ञानिक रहेंगे और वहां ग्रेविटी बहुत कम होने की रीज़न से नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जो धरती पर करना मुमकिन नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा सपना 2040 तक एक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रखेगा। सोचिए जैसे अमेरिका ने बहुत साल पहले चांद पर कदम रखा था, वैसे ही अब भारत का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इन सारे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सरकार ने पैसे का पूरा इंतजाम भी कर दिया है। 1000 करोड़ रुपए नई कंपनियों की शुरुआती मदद के लिए, 500 करोड़ रुपए नई टेक्नोलॉजी को तैयार करने और इस्तेमाल में लाने के लिए और 75 करोड़ रुपए सैटेलाइट के स्टैंडर्ड पुर्जे तैयार करने के लिए, ताकि हर कंपनी बार बार नई चीज़ें बनाने की बजाय पहले से बने हुए पुर्जों का इस्तेमाल कर सके। और एक रूल बुक भी तैयार की गई है जिसका नाम है NGP 2024। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खेल के लिए साफ नियम पहले से लिख दिए जाते हैं ताकि खेलते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो और सबको पता हो कि क्या करना सही है और क्या गलत। यही काम ये रूल बुक स्पेस की दुनिया में करती है, लीगल मामलों में, स्पेस ट्रैफिक में और स्पेस के कचरे को मैनेज करने में। तो दोस्तों अगर हम इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटे तो यही कहेंगे भारत का स्पेस सफ़र अब सिर्फ इसरो के अकेले कंधों पर नहीं टिका है कि अब एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है, यानी एक ऐसा तंत्र जिसमें सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियां हैं, विदेशी पैसा है, सरकार की मदद है, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है और एक बहुत साफ सुथरा प्लान है। और यही सारी चीज़ें मिलकर भारत को उस मंजिल तक ले जाना चाहती है जहां आज की 8 से 9 बिलियन डॉलर की छोटी सी कमाई कल 40 से 45 बिलियन डॉलर की बहुत बड़ी कमाई बन जाए। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है भारत ये बड़ा लक्ष्य समय पर पूरा कर पाएगा या फिर अमेरिका और चाइना जैसे बड़े स्पेस देश इस रेस को और मुश्किल बना देंगे? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसे डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।